आप सब प्रेस बंधुओं का आज के इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर मुझे लगता है पूरे जितना जम्मू कश्मीर का जो जनमानुस है और वो जनमानुस जिनके वो महाराजा जो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाने जाते थे, वो महाराजा जिसके कारण आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, वरना जो लोग आज ऐसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं इनके ऊपर होता तो आज हम हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में होते। उस महाराजा के खिलाफ जो शब्द आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम ने यूज किए हैं उससे हमें एतराज है और उन शब्दों का हम खंडन करते हुए बताना चाहते हैं कि डिप्टी सीएम तुम जरा ये पढ़ लो कि महाराजा की हिस्ट्री क्या थी। और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ सुरेंद्र गिल्ली जी रहेंगे और हमारे साथ यहां पर बख्शी जी भी रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जानते क्या है महाराजा के बारे में। मैं समझ सकता हूं, आज मुझे पूरा आभास हो रहा है कि अगर हिंदुस्तान हजारों साल तक गुलाम रहा तो किन जयचंदों के कारण गुलाम रहा, और जयचंद कुछ अलग नहीं होंगे, इसी तरह के ही जयचंद रहे होंगे। लेकिन कम से कम इतिहास को पढ़िए और अगर पढ़ना नहीं आता तो हमसे जानिए इतिहास क्या था। उस महाराजा की शान में गुस्ताखी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। डिप्टी सीएम कान खोलकर सुन लो कि उस महाराजा की शान में गुस्ताखी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका कल सुबह आपको नमूना दे दिया जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और यह मत भूलियो कि आपके जो आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर शेख साहब को उस समय ये महाराजा जिन्हें आप डिक्टेटर कहते हो, अगर वो धर्म देखते तो आपके शेख साहब को कभी भी वजीफा ना देते, कभी भी आपके शेख साहब पढ़कर ना आते और कभी भी आपके शेख साहब यहां पर टीचर की नौकरी ना करते। उन्हीं महाराजा के वजीफे के कारण, उस सेकुलर महाराजा के वजीफे के कारण आज शेख अब्दुल्ला साहब जो थे वो पढ़े थे और उनके आगे चलते हुए फारूक साहब और उमर साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी बनी इसी कारण बनी कि महाराजा ने अपना सेकुलरिज्म दिखाया था। लेकिन अगर आज आपको मेरे महाराजा में डिक्टेटर दिखाई देता है तो हमें भी आपके अंदर एक बदतमीज इंसान दिखाई देता है, जो इंसान महाराजा के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है। और ये जम्मू के लोगों, कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बताना चाहता हूं महाराजा साहब की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो महाराजा था जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को आजाद करने की बात की थी। जो हिंदुस्तान को आजाद करने की बात कर रहा था महाराजा, वो डिक्टेटर हो गया। जरा हमें यह तो बताओ, वो महाराजा अगर उस समय 1947 में जब मारकाट चल रही थी, जब हिंदू मुसलमान के साथ लड़ रहा था, गांधी जी को अगर उम्मीद की किरण दिखाई दी थी तो जम्मू कश्मीर से दिखाई दी थी और जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा हरि सिंह का राज था। उसके खिलाफ अगर तुम डिक्टेटर का शब्द यूज करोगे तो सचेत हो जाओ। यह भी बताना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया तो महाराजा हरि सिंह ने किया, वरना आपके वालों तक होता तो जो लोग उस समय कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं यहां पाकिस्तान बनाऊंगा, क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाते? ये तो महाराजा के कारण हम आज हिंदुस्तान का हिस्सा है। उस महाराजा के खिलाफ डिक्टेटर क्या शब्द यूज करोगे? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो महाराजा जिसने हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबको एक नजर से देखा, सबसे पहले यहां पर अगर मंदिरों के द्वार खोले थे शेड्यूल कास्ट के लिए, हरिजन के लिए, तो महाराजा हरि सिंह ने खोले थे। उसे तुम डिक्टेटर कहते हो? गुज्जर बकरवाल समुदाय के अंदर शायद हिस्ट्री नहीं पता और हिस्ट्री बड़ी कमजोर है तुम्हारी। बताना चाहता हूं कि जब महाराजा के साथ एक दूसरी रियासत का महाराजा आ रहा था और एक गुज्जर बच्ची के ऊपर जब उसने अपशब्द कहे, महाराजा ने उसे अपनी कार से उतार दिया, चलती कार से उतार दिया। उस महाराजा को डिक्टेटर कहते हो? वो महाराजा जिसने जम्मू कश्मीर को अपनी दो आंखों की तरह देखा, 2 कॉलेज जम्मू में बनाए तो 2 कश्मीर में बनाए। आपकी तरह नहीं एक इंस्टीट्यूट बना तो केवल कश्मीर में। जम्मू वाले तो सोचते रहे कि इंस्टीट्यूट क्या होता है। उस महाराजा को डिक्टेटर कहोगे? 7 से 8 स्कूल अगर जम्मू में बने तो 7 से 8 स्कूल ही कश्मीर में बने। कभी पक्षपात नहीं किया। वो ईद ज्यादा हर्षोल्लास से मनाते थे, उनको आप डिक्टेटर कहते हो? मैं पूछना चाहता हूं कि ये इस तरह के जब तुम लफ्ज यूज करते हो तो कम से कम इतिहास का पता होना चाहिए। आज जो घात जम्मू कश्मीर के आम जनमानुस के साथ आपने किया है, इसके लिए माफी मांगना पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूं यह भी कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने महाराजा के ऊपर किए हुए कटाक्ष को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है हमारी चुप्पी के अंदर हमारे उस महाराजा के ऊपर कोई भी अपशब्द आप यूज कर लोगे, हम लोग देखते रहेंगे? इसका परिणाम कल आपको दिख जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं जब तक आप पब्लिकली माफी नहीं मांगते हो, इसके लिए हम बार बार आपको बताते रहेंगे। हमारे महाराजा के खिलाफ एक भी अपशब्द उस महाराजा के खिलाफ जिसके कारण आज हम हिंदुस्तानी हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं डिप्टी सीएम को कहता हूं कान खोलकर सुन लो कि इस तरह की चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की बात आपके साथ सुरेंद्र गिल्ली जी करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया कि जो हिंदुस्तान के महाराजा थे वो डिक्टेटर थे और जम्मू कश्मीर के महाराजा भी डिक्टेटर थे। महाराज साहब को डिक्टेटर कहना, जैसे रोटी साहब ने कहा, उस महाराज साहब को जिन्होंने जम्मू कश्मीर में छुआछूत सबसे पहले खत्म की, और जब वो असीन हुए सत्ता पे सबसे पहले उन्होंने मंदिरों में ऐसी समाज के लोगों को लेके गए और जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान से करवाया। उस महाराज साहब के लिए एक इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ आदमी, एक पार्टी का, उस पार्टी का वजूद ही यही है कि महाराज साहब को कैसे अपमानित किया जाए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है। क्योंकि जब महाराज साहब हिंदुस्तान से शासन हुआ तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो इस पार्टी के फाउंडर थे वो बोलते थे कि हम जम्मू कश्मीर में हम हुकूमत नहीं चला सकते, महाराज साहब को जहां से आप बाहर भेज दें, नहीं तो प्रजा हमें हुकूमत नहीं चलाने देगी। वो लोग जिन्होंने महाराज साहब को इस जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने की साजिश रची, उनका एक पार्टी का डिप्टी सीएम बोलता है कि महाराज साहब डिक्टेटर थे। वो महाराज साहब जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, हमें, आपको एक झंडा, जो हिंदुस्तान का झंडा हम आज फख्र से उठाते हैं, हिंदुस्तानी बनाने में सबसे अहम रोल महाराज साहब का रहा। आज 13 जुलाई पे वो बात कहां से चली, 13 जुलाई पे आज असेंबली में छुट्टी पे उस पर बात चली। उन्होंने बोला कि उस पर छुट्टी होनी चाहिए, वो शहीद थे। आप बताएं, जिन्होंने वहां हमारी कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी के साथ और बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती करनी, उनको जो उसमें मारे गए लोग, जो उपद्रवी थे उनको मारे गए, उनको, उनके प्रति इन लोगों की इतनी सहानुभूति, क्या बताना चाहते हैं? जम्मू के, आज जम्मू का एक चीफ मिनिस्टर, जम्मू से जीता हुआ एक आदमी, अब किसकी बोली बोल रहा है वो? हम यही आपके माध्यम से डिप्टी सीएम को बताना चाहते हैं, आप किसको खुश करने के चक्कर में पड़े हैं। 13 जुलाई की जो लोग थे वो तो उग्रवादी थे, वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जो प्राप्ति थी उसको लूटा, बच्चियों से जबरदस्ती की। आज उनके दिन पे आप छुट्टी मांग रहे हैं। बहुत अच्छा किया बीजेपी सरकार ने, जो उनकी जो 13 जुलाई को दिन मनाते उसको छुट्टी को कैंसिल किया। 13 जुलाई ब्लैक डे है, ब्लैक डे है 13 जुलाई जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। उस दिन की छुट्टी के लिए वो बोलते हैं छुट्टी वो कभी नहीं हो सकती, जो मर्जी हो जाए वो छुट्टी कभी नहीं होगी। 13 जुलाई सबसे बुरा दिन है। असेंबली में वो एक दूसरे को दौड़ लगी है कि हम इनसे ज्यादा बोले, पीडीपी बोलती है हम इनसे ज्यादा बोले, वो एक दूसरे को, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज साहब के लिए जो डिप्टी सीएम ने जो भी बातें बोली हैं उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और जो महाराज साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं मालाबार हिल में, बॉम्बे में, 8 कनाल जमीन फरूख अब्दुल्ला साहब ने 1981 में वो जमीन किसी को बेच दी, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी उसमें बात होनी चाहिए। क्योंकि महाराज साहब की जो भी प्रॉपर्टी वहां आज वो 50 मंजिल की बिल्डिंग है, 50 मंजिल की बिल्डिंग में 49 बिल्डिंग जो है वो उस बिल्डर ने बेच दी है। सिर्फ एक बिल्डिंग जो नीचे का फ्लोर है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। इंक्वायरी बात उसकी होनी चाहिए, ना कि उनकी जो 13 जुलाई की बात करते हैं। ये अपमान हम जम्मू कश्मीर के लोग सहेंगे नहीं। कल डिप्टी सीएम को पता चल जाएगा जम्मू कश्मीर चाहता क्या है, जम्मू कश्मीर क्या करने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर जो है वो महाराजा की स्टेट थी, महाराजा ने विलय कराया भारत के साथ, अगर महाराजा डोगरा वॉरियर थे, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को महाराजा की स्टेट को यूटी में तब्दील क्यों किया गया? वो आपकी करतूतों के कारण किया गया। जो आपने 1987 में यहां पर जमहूरियत का गला दबाया, उसके बाद जो आपने जीतों को हराया, हराए को जिताया, और सबसे पहले जो 5 का ग्रुप गया था हाजिन ग्रुप बाहर हथियार उठाने के लिए, वो किस पार्टी का वर्कर था? आपने जो हालत की यहां पर, इस पेशेंट को आपने मार मारकर इसका आपने खून चूस कर इसको आईसीयू में पहुंचा दिया। उस आईसीयू के पेशेंट को आज अच्छा भलागर किया तो किसने किया? इसी कारण करना पड़ा। अगर आप ये काम ना करते, और हिसाब किताब तो उन 1.5 लाख लोगों का दो जो कब्रों में आपके इन्हीं कारण आज दफन है। आप हिसाब किताब उन कश्मीरी हिंदुओं को दो जिनके आपने उत्पीड़ना की। आप टीकालाल टपलू का हिसाब किताब दो, आप गिरिजा टिक्कू का हिसाब किताब दो, जब आप यूनिफाइड कमांड को हेड कर रहे थे।
तो इस तरह की जब बातें करते हैं अपना कारण देखें किसके कारण ये सब कुछ किया गया है। और आज जिस तरह के अपशब्द ये यूज कर रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं आज समझ सकता हूं कि ये जो जयचंद हैं और खासकर ये जम्मू के जो जयचंद जो वहां पर मुझे लगता है कि इनके वहां पर इनकी बोली बोलना शुरू हो गए हैं। जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया है, वहां पर पहुंचाया है, इसका मतलब क्या है कि जम्मू के लोगों के खिलाफ बोलोगे, हमारे महाराजा के खिलाफ बोलोगे। एक बार तो चुनाव जीत लिया गलती से, अगली बार जम्मू के लोग आपको जवाब देंगे कि जयचंदों को किस तरह से सिखाया जाता है। और हम वो भूले नहीं है कि हिंदुस्तान को गुलाम जब रहा अब जैसे जयचंदों की वजह से रहा। ये एक इतिहास ये भी बयान था कि इतिहास में पहली बार हुआ है जम्मू कश्मीर एक महाराजा की स्टेट थी, डोगरों की स्टेट थी, जिसको काट छांट कर 2 हिस्सों में बांट दिया। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्य को ड्यूटी का दर्जा दिया, पहली बार हुआ है। क्या संधू साहब, आपको इनके जरा बुजुर्गों का थोड़ा सा इतिहास निकालिएगा, जो उस समय कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। किस लिए इकट्ठा कर रहे थे? मैं पाकिस्तान बनाऊंगा। महाराजा साहब ने हिंदुस्तान के साथ विलय किया। आज अगर पूर्ण रूपे से विलय हुआ तो सबसे ज्यादा खुश कोई हो गए तो महाराजा साहब की आत्मा को खुशी मिली होगी, क्योंकि उनको यही था कि मेरे लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के साथ जाएं। इनके ऊपर होता तो आज मेरा भी नाम कुछ और होता और संधू साहब आपका भी नाम कुछ और होता। वहीद परा ने कहा, वहीद परा की बात करती हूँ। आज असेंबली में उन्होंने ये कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये बीजेपी दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा है, खासकर अगर घाटी की बात की जाए। वहीं उनका ये भी कहना है कि घाटी पर इस समय जो भी पीसफुल स्थिति की बात की जा रही है वो दबाव में की जा रही है। अगर ये दबाव हट जाए तो जो हालात 1990 में थे वो हालात फिर से वापस आ जाएंगे। देखिए, इनके ही वो लोग कहा करते थे कि अगर 370 हटेगा तो यहां पर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज कश्मीर के हर कोने कोने में आपको तिरंगा उठाने वाला मिलता है। इनकी बातों पे ना जाया करें, इनका जब इतिहास निकालेंगे। अभी पिछले दिनों उनके बूथ वर्कर कौन थे आपको पता है, और हमें अच्छी तरह से पता है अबू दुर्जाना कौन था और अबू हमजा कौन था। इन लोगों की बातों को सीरियस ना लीजिए करें, कभी 3 के आंकड़े पार आ गए। वहीद परा ने कहा है कि भाजपा ने जो आज लैंग्वेज शहीदों के लिए यूज की है, जो 13 जुलाई 1931 की, उनको लेकर गया तो माफी उनको मांगनी चाहिए। देखें, खुद जबरन अगर एनआईए की चार्जशीट जो खुद जबरन पुलवामा की बच्ची का निकाह अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट से करा रहे हो और उसके यहां पर बाराती बनकर गए हो, ऐसे लोगों को मैं सीरियस नहीं लेता। छोड़ें की बात। जसरोटी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि उस समय की बात है, अगर 47 में महाराजा विलय कर लेते जम्मू कश्मीर में, जब पीओ के हमारे हाथ में होता, बल्टिस्तान हो जाता। ये डिले के कारण है जो बिल्कुल नहीं सर। संधू साहब, थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताता हूं, मैं आपके बात समझ गया हूं। रामचंद्र जो काक है वो भी नहीं चाहते थे हिंदुस्तान के साथ विलय हो। इसी तरह से जो उनके महाराजा के जो थे राजगुरु थे वो भी नहीं चाहते थे। और जो हिंदुस्तान की बात करता था, विलय की बात करता था, उसके ऊपर जो है उसको गिरफ्तार किया जाए। जिसकी मिसाल है मुल्क शराब की। चले, मैं आपको मैं सुन लिया मैंने। संधू साहब, थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट पता होना चाहिए हमारे को। हम कर रहे हैं, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, सुन लीजिए मेरी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। संधू साहब, फिर आप सवाल ही पूछ लीजिए, जवाब ले लीजिए अगर आप थोड़ा इतना रखें। ये इनकी गलतियों के कारण पीओजे के पाकिस्तान में चला गया, वरना महाराजा साहब ने अपनी पूरी की पूरी रियासत का विलय किया था। अभी भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और वो जो ट्रीटी है उसको उठा के पढ़िएगा। गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे के सारे इलाके हैं इनका हुआ। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्हीं महाराजा के नाम के नारे लगते हैं, जिंदाबाद कहा जाता है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम,
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।